Assalamu alaikum, this is Dr. Moeed Pirzada and this is my video about US, China and Pakistan relationship. जो बुनियादी सवाल इस वक्त हमारे सामने है वो ये है कि क्या अमेरिका और चीन के दरमियान एक जंग नागुज़ीर हो चुकी है। क्या ये जंग अब इनेविटेबल है? ये एक बहुत मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स किस्म का सवाल है और मेरी कोशिश है कि इस सवाल को दो सेपरेट सेटिंग्स में, दो सेपरेट वीडियोस में इसे एड्रेस किया जाए। पहले ये जो आज की वीडियो है इसमें ये समझने की कोशिश की जाए कि अमेरिका और चीन के दरमियान जंग का जो आर्गुमेंट है, जिसमें अब बहुत बड़ी तादाद में इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, पॉलिसी मेकर्स बिलीव करने लग गए हैं, डिप्लोमेट्स, इसकी बुनियादी वजह क्या है, ये आर्गुमेंट कहाँ से आ रहा है, और फिर हम ये समझें कि अगर ये जंग होगी तो ये किस किस्म की जंग होगी और इसके किस किस्म के नताइज निकल सकते हैं। 2015 के दूसरे हिस्से में, 2015 के समर के बाद मैं अमेरिका में था, वाशिंगटन में था। उस वक्त जलील अब्बास जिलानी वाशिंगटन में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे। जलील अब्बास जिलानी पाकिस्तान के बहुत मुमताज़ डिप्लोमेट हैं, 40 बरस से ज़्यादा का उनका डिप्लोमेसी का तजर्बा है। वाशिंगटन में पाकिस्तान के एम्बेसडर लगने से पहले, तैनात होने से पहले, वो पाकिस्तान के फ़ॉरेन सेक्रेटरी रह चुके थे। पाकिस्तान के एम्बेसडर जो यूरोपियन यूनियन ब्रसल्स में रह चुके थे। मैं कई बरस से उनसे मेरी वाकफियत थी और उन्होंने हमेशा फ़ॉरेन पॉलिसी के एतबार से मेरी इंटेलेक्चुअल रहनुमाई की। जब मैं वाशिंगटन में था तो मैंने उन्हें कॉन्टैक्ट किया। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे वाशिंगटन के अंदर के जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उस पर थोड़ा सा मुझे समझाएं कि इस वक्त यहाँ चीज़ें किस डायरेक्शन पे चल रही हैं। ही वॉज़ वेरी काइंड। उन्होंने मुझे एक ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए बुलाया। उस ब्रेकफास्ट मीटिंग में उन्होंने मुझे ये बताया कि गुज़िश्ता कई माह से अमेरिका में, और ये अब 2015 के सेकेंड हाफ के बाद की बात हो रही है, समवेयर अराउंड सितंबर, अगस्त, मुझे अब सही याद, सितंबर की बात होगी या शायद अगस्त, सितंबर से भी बाद की बात होगी। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुज़िश्ता कई माह से मैं ये देख रहा हूँ और हम ये देख रहे हैं कि चीन के ख़िलाफ़ शदीद किस्म के जज्बात अमेरिका की एकेडेमिया में, थिंक टैंक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, पॉलिसी सर्कल्स के अंदर ये जो हैं उभर रहे हैं। और इसमें सैकड़ों लिखने वाले जो हैं, ज़राए अबलाग में पॉलिसी पेपर्स आ रहे हैं, आर्टिकल्स आ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में इस हवाले से डिबेट हो रही हैं। और एक पर्टिकुलर शख्सियत का, एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट और एकेडमिक डॉक्टर ग्राहम एलिसन का उन्होंने जिक्र किया कि उनका ये आर्गुमेंट की जंग नागुज़ीर है थुसीडाइड ट्रैप के हवाले से। वो कहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने एक एनालिसिस किया है, जिसे थुसीडाइड ट्रैप कहते हैं, कि जब भी एक एसेंडेंट पावर होती है, जैसे चीन इस केस में है, और एक एग्जिस्टिंग पावर होती है जैसे कि अमेरिका है, और जब एक एसेंडेंट पावर तेज़ी से राइज़ करती है तो एसेंडेंट पावर और एग्जिस्टिंग पावर के दरमियान में 16 इंस्टेंसेस जो हैं वो ग्राहम एलिसन ने नोट कर रखे हैं। वो कहते हैं उसमें से 12 में ब्लडी, बहुत ही खौफनाक किस्म की जंग जो है वो हुई है। उन्हीं दिनों में प्रोफेसर ग्राहम एलिसन की टॉक्स तो हो ही रही थी, लेकिन अटलांटिक काउंसिल जो है, अटलांटिक मंथली जो पब्लिकेशन है, उसमें उनका एक पीस भी इसी हवाले से, पॉलिसी पेपर जो मैं कोशिश करूंगा कि स्क्रीन पर दिखाएं, वो अपीयर हो चुका था। और फिर 2017 में डॉक्टर ग्राहम एलिसन की इसी हवाले से किताब, जिसका उन्वान है कैन अमेरिका एंड चाइना अवॉइड थुसीडाइड ट्रैप, आई थिंक डेस्टिन्ड फॉर वॉर, कैन अमेरिका एंड चाइना अवॉइड थुसीडाइड ट्रैप, ये 2017 में एक किताब जो है हार्ड कवर में पब्लिश हुई। लेकिन उससे पहले उनके पॉलिसी पेपर, आर्गुमेंट्स, उनकी टॉक्स, उनकी डिस्कशंस, उनके यूनिवर्सिटीज़ में ये बातचीत जो है वो चल रही थी। जब ये बात मुझे एम्बेसडर जलील अब्बास जिलानी ने कही तो उससे चंद महीने पहले अमेरिका के जो एम्बेसडर उस वक्त इस्लामाबाद में थे, उन्होंने हमें, पाकिस्तानी मीडिया को, एक ओपन ब्रीफिंग दी अपने एम्बेसी के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि सीपैक एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव से हम बिल्कुल खौफज़दा नहीं हैं और हम इसे वेलकम करते हैं। और ख़ास करके हम चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर को वेलकम करते हैं। ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी है वाशिंगटन की, बिकॉज हम ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ जो पाकिस्तान की मईशत को स्ट्रेंथन कर सकती है, पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकती है, अमेरिका उसे वेलकम करता है। लेकिन उसके चंद महीने के बाद मुझे जलील अब्बास जिलानी ये बता रहे थे कि वाशिंगटन में मूड में बहुत बड़ी तेज़ी से तब्दीली आ रही है। उसके बाद हमने देखा कि वाकई जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई तो ये बात दुनिया के सामने खुल के वाज़ेह हो गई कि अमेरिका ने चीन के ख़िलाफ़ एक बहुत ही क्लियर पोजीशन ले ली। लेकिन लावा बहुत देर से उबल रहा था। पाकिस्तान में अभी भी आप देखते हैं
टीवी एंकर्स को, ख़ास करके वीलॉगर्स को, उर्दू के जो कॉलमनिस्ट हैं, एडिटोरियलिस्ट हैं, किसी हद तक तो उनको अब होश आ रहा है, लेकिन गुज़श्ता 4-5 बरस में अगर आप देखते हैं, ख़ास करके 2014 से अब तक का जो टाइम पीरियड है, तो वो इस मामले से बिल्कुल बेखबर रहे हैं। उन्हें ये अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि चीन और अमेरिका के दरमियान किस किस्म की टेंशन्स जो हैं वो बिल्डअप कर रही हैं, वो कितनी ख़तरनाक है। और आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी इसका अदराक जो है वो नहीं हुआ। आप टोटली उन्हें वो यही समझते रहे हैं कि चीन का एक बड़ा पीसफुल किस्म का राइज़ होगा, और पाकिस्तान चूँकि चीन के साथ है, पाकिस्तान के भी अब दिन फिरने वाले हैं, और पाकिस्तान भी चीन के राइज़ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा इन द फॉर्म ऑफ द CPEC और ओपनिंग टूवर्ड सेंट्रल एशिया एंड ऑल दैट। लेकिन मुकम्मल तौर पे आप पाकिस्तान की सियासी जमातों को, पाकिस्तान के मीडिया को, यहाँ के जो वीलॉगर्स हैं, जो कॉलमनिस्ट हैं और जो टेलीविज़न एंकर्स हैं, टेलीविज़न होस्ट्स हैं, उनको आप मुकम्मल तौर पे ब्लेम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि अमेरिका में भी सूरत हाल में बहुत तेज़ी से तब्दीली हुई है, और उससे पिछले जो 15-20 बरस हैं वहाँ पर आर्गूमेंट यही था जिसका फरीद ज़िक्रिया ने अपनी किताब में द पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड एंड राइज ऑफ द रेस्ट, वो जो फीलिंग्स थी कि हिंदुस्तान और चीन के राइज़, और जो हिंदुस्तान, चीन, वियतनाम और जो बहुत सी और यूरोपियन यूनियन वगैरह का जो एक पैरेलल राइज़ है, उससे अमेरिका की ताकत बतदरीज उसमें कभी आ रही है। उस किताब को, उन आर्गूमेंट्स को, फरीद ज़करिया का जो पहला पॉलिसी पीस है, सब किताब तो बाद में आई, लेकिन जो पहले पॉलिसी पीस उनका न्यूज़वीक में 2007 या 2008 में छपा था, राइज़ ऑफ द रेस्ट के नाम से, और वो भी मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पे आपको दिखाऊं। तो एक बेसिक फीलिंग ये थी कि अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी और मगरब जो हैं वो चीन और हिंदुस्तान का जो पैरेलल राइज़ है उसे बहुत पीसफुल तरीके से बतदरीज एक्सेप्ट कर लेंगे, और दुनिया के अंदर जो शिफ्ट आ रही है ये एक पीसफुल शिफ्ट होगी। तो पाकिस्तान के अंदर लोगों को आप इतना ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते। बहरहाल जब शिफ्ट हुई तो पाकिस्तान के अंदर की हुकूमतों ने, ब्यूरोक्रेसी ने, पॉलिटिकल सर्कल्स ने उसको इतनी जल्दी नहीं समझा जितना शिद्दत से गालिबन अब उसका एहसास जो है वो हो रहा है। ये जो आर्गूमेंट है कि चीन और अमेरिका के दरमियान जंग या क्लैश जो है ये इनेविटेबल है, इसके यूं तो सैकड़ों प्रोपोनेंट हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में भी बैठे हैं, वो हिंदुस्तान में भी बैठे हैं, वो यूरोप में भी बैठे हैं, और ज़ाहिर है को सैकड़ों की तादाद में अमेरिका में है, यूनिवर्सिटीज़ में है, थिंक टैंक्स में। लेकिन मैंने एक बहुत ही की प्रोपोनेंट के आर्गूमेंट को उठाया है जो अमेरिका के बहुत ही रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं। उनका नाम है जॉन मर्शमेयर, और वो शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, उनके सैकड़ों आर्टिकल या उनके पॉलिसी पेपर जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। और उनका इस वक्त एक पीस जो है जो मैंने बहुत तफसील से बार बार पढ़ा है और जो मैं कोशिश करूँगा कि स्क्रीन पे आपको दिखाऊं, वो है द इनएविटेबल राइवलरी अमेरिका चाइना एंड द ट्रेजेडी ऑफ द ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। ये केस जो है अब चीन के ख़िलाफ़, जो इसको रियलिस्ट केस कहते हैं, रियलिस्ट स्कूल का ये केस है। और ये केस ये है कि 1970-71 में जब निक्सन और हेनरी किसिंजर ने चाइना ओपनिंग की तो वो बिल्कुल सही था, वो इंटेलिजेंट और स्मार्ट मूव थी, वो एक जायज़ चीज़ थी, जिसके नतीजे में जो कम्युनिस्ट या मार्क्सिस्ट या सोशलिस्ट ब्लॉक था वो टूटा और सोवियत यूनियन तनतनहा रह गया, और रशिया ने उस शिफ्ट से कभी भी मुकम्मल तौर पर रिकवर नहीं किया। और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की मूव थी। याद रहे कि किसिंजर निक्सन की जो चाइना डिस्कवरी और ओपनिंग है उसमें पाकिस्तान का बहुत कलीदी रोल था। चीन को कन्विंस करने में, अमेरिका को कन्विंस करने में इस मूव में पाकिस्तान का बहुत रोल था। और पाकिस्तान को उतना खुल के क्रेडिट जो है वो वेस्टर्न एकेडमिक्स ने, पॉलिसी राइटर्स ने नहीं दिया जितना कि पाकिस्तान को उसका जो है पाकिस्तान को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए था। क्योंकि पाकिस्तान ने उस वक्त एक रोल प्ले किया था पॉजिटिव। सब्सिक्वेंटली 2014 ऑनवर्ड्स भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, हुकूमतों ने, टॉप ब्यूरोक्रेसी ने ये सोचा कि पाकिस्तान उसी किस्म का बैलेंसिंग रोल दोबारा प्ले कर सकता है चीन और अमेरिका के दरमियान, जिस तरह का रोल पाकिस्तान ने 1960s और 70s में प्ले किया था। लेकिन अभी सूरत हाल उससे कहीं ज़्यादा पेचीदा और मुश्किल जो है वो लग रही है। सो बुनियादी तौर पर जो केस है जिसको जॉन मर्शमेयर इस पीस के अंदर जो मैंने आपके सामने कहा द इनएविटेबल राइवलरी, इसमें जो केस है वो है क्या? केस ये है कि 1990 में जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, उसकी फ्रेगमेंटेशन हुई, उस वक्त में चीन के साथ एंगेजमेंट के प्रोसेस को रुक जाना चाहिए था। और जो अमेरिकन लिबरल्स हैं वो जिस एंगेजमेंट के प्रोसेस पे चलते रहे हैं उसे वहीं पे रुकने की ज़रूरत थी। वक्त आ गया था
आर्गुमेंट ये है कि उस वक्त चीन की आबादी 1.1 बिलियन के करीब पहुंच चुकी थी। उस वक्त उसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो अंदाज़न $360 बिलियन था, और उसका जो पर कैपिटा परचेजिंग पावर थी, पर कैपिटा इनकम थी, वो $317 थी। और ये अमेरिका के मुकाबले में बहुत कम थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका का जो GDP था वो 5.9 ट्रिलियन या अंदाज़न 6 खरब का अमेरिका का उस वक्त भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, जो इस वक्त अंदाज़न 23 ट्रिलियन है। लेकिन उस वक्त वो 6 ट्रिलियन था, तो 6 into 4 आप समझें कि उसमें सिर्फ 4 गुना ही इजाफा हो सका है। और अमेरिका की उस वक्त जो पर कैपिटा इनकम थी उस वक्त भी तकरीबन $24,000 थी, जो अब इस वक्त तकरीबन $56,000 है। तो उसमें इजाफा तो हुआ है, लेकिन वो डबल से ज़रा ही ज़्यादा हुई है। लेकिन चाइनीज़ जो पर कैपिटा थी वो सिर्फ $317 थी पर कैपिटा, और उसकी आबादी 1.1 बिलियन थी। अब चीन की आबादी 1.4 बिलियन से ज़्यादा है, 1400 मिलियन से ज़्यादा है यानी। और चीन की जो GDP है वो, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि वो इस वक्त सिर्फ नॉमिनल वैल्यू पे $17 ट्रिलियन है, और वो परचेजिंग पावर पैरिटी में $26 ट्रिलियन है। और चीन का जो पर कैपिटा है वो इस वक्त कम से कम भी $9,000 पर कैपिटा है एंड 2021 में। तो कहाँ चीन का 1970 में जो पर कैपिटा था वो सिर्फ $317 था पर पर्सन, और इस वक्त वो बढ़ के जो है वो $9,000 के करीब आ चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें जो है वो इजाफा हो चुका है। ठीक। सो जॉन मर्शमेयर का और जो रियल स्कूल का आर्गुमेंट ये है कि 1990 की जो सिचुएशन थी वो डिमांड करती थी कि इस चीन से जो गरीब था, जो पसमानदा था, जिसके पास अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसके बड़े बेसिक किस्म के कंज्यूमर प्रोडक्ट थे, लेकिन उसको 1980 की दहाई में अमेरिका की मार्केट्स में एक्सेस मिल चुकी थी, उस चीन को अब रोकने की ज़रूरत थी। अगर रियलिस्ट अक्लमंद होते, उस चीन के ऊपर उसकी HR ह्यूमन राइट्स के बहाने उसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए थी, उस पर सैंक्शंस लगने चाहिए थे। उसको जो एक्सेस मिली हुई थी अमेरिका की मार्केट्स में अपने मसनूआत बेचने की, उस एक्सेस के प्रोसेस को रोकना चाहिए था, ताकि चीन की तरक्की का जो प्रोसेस था उसे स्लो डाउन किया जा सके। ये इसी तरह का आप देखते हैं एक रेजिमेंट वो आर्ग्यू करते हैं इन पेपर्स के अंदर, जिस किस्म से आप देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका जो है गुज़िश्ता 3-4 बरस से 2014-15 के बाद से जिस तरह अमेरिका पाकिस्तान को डील कर रहा है, बहुत रिस्ट्रिक्शंस के ज़रिए पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा है, उस पर दबाव बढ़ा रहा है। तो इसी किस्म का वो आर्गुमेंट उनका था कि चीन के साथ करना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि अफसोस ये है कि जो अमेरिकन लिबरल्स हैं, जिसमें वो कहते हैं कि लिबरल्स क्या बल्कि दोनों साइड के जो की पॉलिसी मेकर्स थे, जो डेमोक्रेटिक पार्टी में भी थे और जो रिपब्लिकन पार्टी में थे, उस पर डॉक्टर हेनरी किसिंजर हों या कार्ल बेजिंस्की हों, या उसके बाद प्रेसिडेंट बुश नंबर 1 हो, बुश सीनियर हो, उसके बाद बुश जूनियर हो, दरम्यान में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन हो, उसके बाद हिलरी क्लिंटन आ जाती हैं, उसके बाद जो बुश सेकंड हैं, और फिर प्रेसिडेंट ओबामा हैं, और फिर हिलरी क्लिंटन सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं। तो वो कहते हैं कि मसलसल ये जितने भी अमेरिकन की पॉलिसी मेकर थे, जिनको आप सिर्फ डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते लेकिन लिबरल लीनिंग कह सकते हैं, वो मसलसल चीन के साथ एंगेजमेंट के प्रोसेस पे जोर देते रहे। वो ये समझते रहे कि अगर चीन को आप एंगेज करेंगे तो आप चीन के अंदर बतदरीज एक पॉलिटिकल चेंज लाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन जो है CCP, उसके होल्ड को आप वीक करेंगे। जब आप चीन को एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट करेंगे, लोगों के पास कंजम्पशन की ऑप्शंस होंगी, उनका खर्चा बढ़ेगा, वो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है उसको ख़रीदना चाहेंगे, पजेस करना चाहेंगे। जैसे आप देखते हैं कि आज चीनी स्पोर्ट्स कार्स भी खरीद रहे हैं, आईफोन्स भी खरीद रहे हैं, तरह तरह की जो गैजेट्स हैं इंडस्ट्रियल बना भी रहे हैं और ख़रीद भी रहे हैं, वो कंज्यूमर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। तो जब ये प्रोसेस होगा तो चीन के अंदर एक साइलेंट पॉलिटिकल चेंज आएगी, जिसके नतीजे में कम्युनिस्ट पार्टी बतदरीज कमज़ोर होगी और फिर वो शायद फॉल कर जाएगी। तो ये इनका आर्गुमेंट था और इसमें इनको समझ ही नहीं आई, ये चीज़ जो है वो नहीं हो सकी। और इस फ्लॉड आर्गुमेंट के नतीजे में 1980 की दिहाई में ना सिर्फ एक्सेस मिली बल्कि 90s में चीन को रिपीटेडली इंटरिम बेसिस पे मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का स्टेटस दिया गया। और फिर अलमिया ये है, अकॉर्डिंग टू जॉन मर्शमेयर एंड अकॉर्डिंग टू द रियल स्कूल ऑफ थॉट, कि सितंबर 2000 में US सेनेट ने फाइनली चीन के मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN स्टेटस को परमानेंट कर दिया, जिसकी वजह से राह हमवार हुई चीन की दिसंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मली ज्वाइन करने के लिए। और चीन जो है वो रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो कम्युनिटी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका चीन हिस्सा बन गया।
जिसके नतीजे में चीन को, अगर पहले सिर्फ एक लिमिटेड एक्सेस अमेरिकन मार्केट्स तक थी, तो चीन को पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं उन तक चीनी मसनूआत को, प्रोडक्ट्स को एक्सेस मिल गई, जिससे चीन की लिक्विडिटी में और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ। चूँकि अमरीकी कंपनियों के बाद जापानीज़ कंपनीज़ ने और दुनिया भर की कंपनीज़ ने चीन में आके अपनी चीज़ें जो हैं बनानी शुरू कर दी। फॉर इंस्टेंस एप्पल की एग्जांपल आपके सामने है कि एप्पल ने जब अपने आईफोन वहाँ पे बनाए, तो जैसे जैसे चीनी वर्कर और इंजीनियर और आईटी एक्सपर्ट एक्सपोज हुआ अमेरिकन टेक्नोलॉजी से, उतनी तेज़ी से उसने अमेरिकन टेक्नोलॉजी सीखी और एक ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। रियलिस्ट आर्गुमेंट ये है कि 2008 में जब ओबामा पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बने, तो उस वक्त जाके अमेरिका को थोड़ी सी होश आई और उस वक्त बात हुई क्वाड की, जो 2007 में क्वाड पहली दफ़ा बना लेकिन एक्टिवेट नहीं हो सका, और ओबामा ने पहली दफ़ा आके चाइना को कंटेन करने की बात करनी शुरू हुई और पिवट टू एशिया जो है वो एक कंटेनमेंट की एक अप्रोच थी, जिसका आगाज़ 2011 में हुआ। हिलरी क्लिंटन ने उसको इनॉग्रेट किया। लेकिन जो कुछ भी हुआ क्वाड की इनिशियल शक्ल में, ये पिवट टू एशिया ये बहुत नाकाफ़ी था। रियली इन रियल टर्म्स में सिर्फ चीन की थ्रेट को उस वक्त परसीव किया गया जब 2017 में 2016 के इलेक्शन के बाद 2017 में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना और उसने चीन को कंटेन करना और चीन की टेक्नोलॉजी एक्सेस के रास्ते में जो बैटल हवावे के साथ है, जिसमें पहले अमेरिका ने, उसके बाद बरतानिया ने, उसके बाद और यूरोपीय ममालिक ने टेक्नोलॉजी परचेज़ के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, वो सब कुछ आपके सामने। तो पहली दफ़ा उस वक़्त इसको ग्रैस्प किया गया कि चीन जो है वो किस किस्म का ख़तरा जो है रिप्रेजेंट करता है। लेकिन रियल स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अब बहुत देर हो गई है। अगर 1990 से चीन का रास्ता रोकने की कोशिश की गई होती, उससे स्लो करने की कोशिश की गई होती, तो आज ये सूरत हाल डेवलप ना होती जो इस वक्त हमारे सामने है। अगर थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा डाइग्रेशन करें तो ऐसा लगता है कि अमेरिका का जो सारा विजन था, जो एक रियल स्कूल ऑफ थॉट को, लिबरल स्कूल ऑफ थॉट को अगर कंबाइन कर ले, तो विजन ये है कि पूरी दुनिया के जो, यानी जिस तरह से एक इंसानी माशरे के अंदर हमने मुख्तलिफ जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं उनका हमने एक रोल रखा हुआ है कि जो शीप है, जो गोट है, उसका गोश्त भी खाया जा सकता है, उसे ज़बह भी किया जा सकता है, उसका दूध भी पिया जा सकता है। जो काऊ है, गाय है और बफलो है, उसका दूध भी उससे हमें मिलता है, उससे हम उसका गोश्त भी खा सकते हैं। इसी तरह का कुत्ता है तो वो हमारा कंपेनियन है, हिफाजत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्ली जो है वो एस्थेटिक पर्पसेस के लिए घर के अंदर हो सकती है। तो इसी तरह चीन हो या हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान हो या बाकी सारी दुनिया हो, उसका अमेरिकन स्कीम ऑफ थिंग्स में या मगरब की स्कीम ऑफ थिंग्स में उसका एक ख़ास किस्म का रोल है। तो पाकिस्तान का रोल फॉर इंस्टेंस ये था कि जो कम्युनिस्ट, जब सोवियत यूनियन कम्युनिस्ट था तो पाकिस्तान उस हिसार का, उस सिक्योरिटी एपरेटस का हिस्सा था, वहाँ पाकिस्तान का एक रोल था। और हिंदुस्तान का फॉर इंस्टेंस इस वक्त रोल ये है कि हिंदुस्तान को अब ग्रो करने दें, क्योंकि हिंदुस्तान जितना ग्रो करेगा उतना ज़्यादा वो चीन के राइस को कंटेन करने में मदद करेगा। और चीन का रोल ये था, फ्रॉम अ रियल स्कूल ऑफ पॉइंट अगर आप देखें, समझें कि चीन का रोल ये था कि चीन ने शर्ट्स बनानी थी, टी शर्ट्स बनानी थी, अंडरवेयर्स बनाने थे, चीन ने बेड लिनन बनानी थी, चीन ने टॉयज़ बनाने थे, चीन ने इस किस्म की बेसिक जो हैं वो प्रोडक्ट्स बनानी थी अमेरिकन मार्केट के लिए, मगरबी मार्केट के लिए सप्लाई चेन देनी थी। लेकिन चीन दूसरी तरफ निकल गया है कि चीन जो है उसने बहुत तेज़ी से एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। चीन इंटरनेट पर बहुत आगे निकल गया है, चीन इंटरनेट ऑफ थिंग्स में है, चीन रेयर अर्थ मेटल्स का यूज़ कर रहा है और चीन की मिलिट्री स्पेंडिंग जो है उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हो गया है। और ये सब कुछ एक अनडिज़ायरेबल किस्म के आस्पेक्ट्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से उन्होंने डेवलप किया और अमेरिकन सिस्टम की आँख उस वक्त खुली जब सूरत हाल जो है वो यहाँ तक जो है वो आ चुकी। इस वक्त अगर हम देखें, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इस वक्त अमेरिका का सबसे रिटेल का जो सबसे बड़ा स्टोर है मर्चेंडाइज का, जहाँ एक आम आदमी जाता है, वॉलमार्ट, जो अमेरिका का तो सबसे बड़ा स्टोर है, ग़ालिबन दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है। और जो लोग अमेरिका में रहते हैं उन्हीं को अंदाज़ा है, जो लोग वॉलमार्ट के स्टोर में गए हैं और उन्होंने एक पूरा दिन वहाँ पे गुजारा है, सिर्फ उन्हीं को अंदाज़ा है कि वॉलमार्ट कितने बड़े स्टोर हैं और वॉलमार्ट क्या चीज़ है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका की जो इंपोर्ट्स चीन से हो रही हैं उसका अंदाज़न 10% इंपोर्ट जो है वो सिर्फ वॉलमार्ट स्टोर्स करते हैं। वॉलमार्ट स्टोर्स के इस वक्त 2021 में 30,000 से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ जो हैं वो चीन के अंदर हैं। 70 से 80% मर्चेंडाइज जो वॉलमार्ट अमेरिका में बेचते हैं वो चाइनीज़, इन 30,000 चाइनीज़ फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होती हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका, और वॉलमार्ट एक स्टोर है
वॉलमार्ट है, जहाँ वॉलमार्ट है वहाँ माइक्रोसॉफ्ट है, जहाँ माइक्रोसॉफ्ट है वहाँ एप्पल है, जहाँ एप्पल है वहाँ टेस्ला है, जहाँ टेस्ला है वहाँ अमेज़ॉन है। तो आप देखते हैं कि अमेरिका के जितने भी जायंट्स हैं, वॉल स्ट्रीट, तो उनकी चीन की इकोनॉमी पे, चीन की इंटरनल डोमेस्टिक इकोनॉमी और चीन की सप्लाई लाइंस पे इस वक्त उनकी बहुत बड़ी डिपेंडेंस है। अब रियलिस्ट का जो बेसिक मुकदमा है, जो उनका रोना पीटना है, वो ये है कि अब चीन की आबादी इस वक्त 1.4 ट्रिलियन है। चीन का जीडीपी जो है वो अमेरिका के जीडीपी के करीब आ रहा है। चीन की पर कैपिटा इनकम $9,000 है। और इस चीन को जब हम कंटेन करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पे जंग इनेविटेबल हो जाएगी, कॉन्फ्लिक्ट इनेविटेबल हो जाएगा। वो कॉन्फ्लिक्ट क्या शक्ल अख्तियार करेगा, ज़्यादा आर्गूमेंट ये है कि वो कॉन्फ्लिक्ट साउथ चाइना सी में या वो ताइवान के ऊपर शक्ल इख्तियार करेगा। लेकिन रियलिस्ट का जो ये सारा आर्गूमेंट है, अगर पीछे चले जाएँ 2015 की जो मेरी ब्रेकफास्ट मीटिंग है, जो मेरी डिस्कशन होती है, उसी से मैं दोबारा रिकनेक्ट करता हूँ। जो रियलिस्ट का ये जो आर्गूमेंट है ये एंटायरली ट्रू नहीं है। इसमें एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ हो सकते हैं कि अमेरिकन ने चीन को बहुत ज़्यादा ग्रो करने का मौका दिया, अमेरिकी बड़े इनोसेंट थे, उनको समझ नहीं आई, उनकी नीयत बड़ी अच्छी थी। लेकिन जब आप चीनी पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, चाइनीज़ पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, तो आपको एहसास होता है कि अमेरिकन की कोई इतनी नेक नीयत नहीं थी। ये मैं एक पीस आपको दिखा रहा हूँ, द प्लॉट अगेंस्ट चाइना, हाउ बीजिंग सीज न्यू वाशिंगटन कंसेंसस। ये लिखा है वोंग जिसी ने, और ये है जुलाई अगस्त 2021 के फॉरेन अफेयर्स से। जो पिछला पीस मैंने आपको दिखाया था, जो बिल्कुल लेटेस्ट था, वो नवंबर दिसंबर से था, जॉन मर्शमेयर का। ये उससे चंद महीने पहले ये पीस अपेयर हुआ है और ये बहुत ही फॉर रीचिंग पीस है। कि मैं थोड़ा सा इसलिए भी बता रहा हूँ कि जो लोग CSS की या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, उनको इन चीज़ों से खासी मदद मिल सकती है। मैं इनके लिंक्स भी मैं इनको दे दूँगा। द प्लॉट अगेंस्ट चाइना में वोंग जिसी हैं कौन है? वोंग जिसी प्रेसिडेंट हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज पीकिंग यूनिवर्सिटी में। इससे पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रह चुके हैं और ये बीजिंग की पॉलिटिक्स की और शंघाई का जो कॉर्पोरेट सर्कल है उसके एक बहुत बड़े इनसाइडर हैं। इनका आर्गुमेंट ये है कि चाइना और अमेरिका के रिलेशंस की बेसिस दो चीज़ों के ऊपर थी, 1 चाइना पॉलिसी एंड 2 ऑर्डर्स। लेकिन एक्सप्लेन बेसिकली 3 चीज़ें बन जाती हैं। 1 चाइना पॉलिसी ये थी कि अमेरिका ने ये एक्सेप्ट किया कि ताइवान चीन का अटूट अटंग है, ताइवान चीन का इंटेग्रल पार्ट है। ताइवान को जिसे रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं, उसे चीन से अलग होने की इजाज़त नहीं है। सो मच सो कि ताइवान अपना कोई नया नाम नहीं रख सकता, उसका ऑफिशियल नेम जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना ही रहेगा। और चीन और ताइवान पीसफुली तौर पर आपस में डिसाइड करेंगे कि कब ताइवान ने चीन को ज्वाइन करना है। लेकिन अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी किसी भी सूरत में 2 चाइना पॉलिसी जो है उस पर कार्बन नहीं हो सकते। 1 चाइना पॉलिसी कॉर्नर स्टोन है US चाइना रिलेशनशिप की। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि मुझे पिछली वीडियो से ये एहसास हुआ कि बहुत से लोगों को इसकी हिस्ट्री का ठीक तरह से फेमिलियर नहीं है, उनको बिल्कुल नहीं पता। ताइवान बिल्कुल चीन के ईस्टर्न कोस्ट के साथ एक आइलैंड है, बहुत बड़ा आइलैंड है। फॉर्मोसा का नाम भी इसके लिए यूज़ किया गया पास्ट में, जो सबसे पहले एक डच कॉलोनी था 16th and 17th सेंचुरी में। फिर किंग डायनेस्टी के एक फैक्शन ने इस पे मेनलैंड पे कब्जा कर लिया, तो ये एक तरह से मेनलैंड का हिस्सा था। उसके बाद जापानीज़ ने 19th सेंचुरी में जब जापानीज़ जंग आजमा हुए चीन के ख़िलाफ़, तो उन्होंने ताइवान पे कब्जा कर लिया। मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी में जो नेशनलिस्ट थे कोमिंतांग, चियांग काई शेक की फोर्सेस ने जब जापान को शिकस्त हुई तो उन्होंने ताइवान कंट्रोल कर लिया। और जब कोमिंतांग को मेनलैंड चीन में शिकस्त हुई मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट के हाथों में, तो उन्होंने दौड़ के ताइवान में पनाह ली और ताइवान को उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना करार दे दिया। ये वही रिपब्लिक ऑफ चाइना है जिसको अमेरिका और मगरबी दुनिया ने चीन माना और 1970 तक 71 तक चीन की जो ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन की सीट थी ये इसी ताइवान, इसी रिपब्लिक ऑफ चाइना के पास थी, चीन के पास नहीं थी। इस पॉइंट को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो 1970 में जब चीन और अमेरिका की फ्रेंडशिप होती है, उनके दरमियान एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप कायम होता है, तो उसका बेसिस 1 चाइना पॉलिसी में है, जिसमें अमेरिका ने यह माना है कि हम ये मानते हैं कि ताइवान मेनलैंड का हिस्सा है, ताइवान को आज़ाद रहने का हक नहीं है। और चीन और ताइवान और अमेरिका के दरमियान कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, एक इनफॉर्मल से रिलेशनशिप है। अमेरिका असला भी बेच रहा है, उस पर भी चीन को बहुत एतराज़। लेकिन 2 और पॉइंट्स हैं, 2 ऑर्डर्स। वो 2 ऑर्डर्स कौन से हैं? वो 2 ऑर्डर्स ये हैं कि 1970 में चीन ने ये एग्री किया कि अमेरिका ने ये एग्री किया कि चीन के इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम में अमेरिका मुदाखलत नहीं करेगा,
इंटरफेरेंस नहीं करेगा चीन के इंटरनल पॉलिटिकल सिस्टम को, जिसको कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की CCP चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी रन करती है, उसमें अमेरिका टिंकरिंग नहीं करेगा। चीन ने ये एग्री किया कि चीन दुनिया के ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिका की लीडरशिप को एक्सेप्ट करेगा। जो ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्डर है उसे यूनाइटेड स्टेट्स रन करेगा। उससे पहले चीन ग्लोबल ऑर्डर में बहुत बड़ा डिसरप्शनिस्ट था। जब वो कोरियन जंग में उसने डायरेक्टली अमेरिका को कन्फ्रंट किया, अमेरिका और चीन की बाकायदा जंग हुई कोरियन पेनिनसुला में, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, Chinese forces were actually fighting the American forces on the other side of the divide। और उसके बाद वियतनाम में भी चीन जो है वो ज़ाहिर है अमेरिका के इंटरनेशनल ग्लोबल डोमिनेशन सिस्टम को रेजिस्ट करता था। तो 1970 में एग्रीमेंट हुआ कि अमेरिका चीन के इंटरनल सिस्टम में इंटरफेयर नहीं करेगा, चीन ग्लोबल सिस्टम के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। अब चाइनीज़ आर्गुमेंट क्या है जो मैंने आपको दिखाया? चाइनीज़ आर्गुमेंट ये है कि अमेरिका ने ये इस अपनी कमिटमेंट को कभी पूरा किया ही नहीं, और राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जैसे ही खास करके सोवियत यूनियन वीक हुआ, रशिया वीक हुआ, अमेरिका ने चीन के अंदर मुदाखलत शुरू कर दी। तिएननमेन स्क्वायर मैसेकर के बाद अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों ने चीन के ऊपर सैंक्शंस लगाई। चीनियों को ये भी शक है कि तिएननमेन स्क्वायर मैसेकर में स्टूडेंट्स को एग्जॉर्ट करना, सड़कों पे निकालना, उनको वरगलाना, इस पूरी मूवमेंट को जन्म देने में अमेरिका का हाथ था। ये ऐसे ही है जैसे टर्किश जो प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान, उनको शक है कि उनके खिलाफ जो कू हुआ, जो बगावत हुई, उसके पीछे अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादी थे। अच्छा, अब चाइनीज़ को ये शक है कि पूरी ट्रेड लिबरलाइजेशन, थ्रू आउट ट्रेड लिबरलाइजेशन में अमेरिका की कोशिश, और बेसिकली यहाँ पर रियल स्कूल ऑफ थॉट का इल्ज़ाम और ख़ुद चाइनीज़ का इल्ज़ाम जो है वो एक बन जाता है कि अमेरिकन यानी रियल स्कूल ऑफ थॉट का ये ख्याल है कि लिबरल्स ये चाहते थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का कोलैप्स हो जाए थ्रू द ट्रेड लिबरलाइजेशन, जो कि नहीं हो सका। और चाइनीज़ को भी यही शक है कि पूरी जो अमेरिकन अप्रोचमेंट और एंगेजमेंट थी उसका मकसद यही था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसको वीक किया जाए, उसकी ताकत पे, इक़्तिदार पे उसकी जो गिरफ्त है उसको वीक किया जाए, और चीन के अंदर ट्रेड लिबरलाइजेशन के ज़रिए एक तब्दीली लाई जाए थ्रू द कंज्यूमर बिहेवियर। और उस पर वो ये साइड करते हैं कि चीन के जो डिसिडेंट्स हैं उनको इनकरेज किया गया, उनको की इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई अमेरिका के अंदर। कई दफ़ा वो चीन में जेल में थे, उनको नोबेल प्राइज़ जो हैं वो दिए गए। फॉलन गोंग जो डिसिडेंट ग्रुप था चीन के अंदर 90s में, उसको अमेरिका ने सपोर्ट किया। ये ऐसा ही है जैसे टर्किश प्रेसिडेंट एर्दोगान ये समझते हैं कि फतहुल्लाह गुलन का जो ग्रुप है उसको भी अमेरिका ने सपोर्ट किया। और जो कू की अटैम्प्ट हुई 2016 के जुलाई में, वो अमेरिकन बैक कू अटैम्प्ट थी। सारे ही टर्की में इसका कंसेंसस है। चीन में भी ये कंसेंसस है कि अमेरिका मसलसल की कोशिशें कर रहा है, और जो अमेरिका ने तिब्बत हो, चीन के माइनॉरिटी इश्यूज़ हों, शिंगजियांग के अंदर वीगर का जो इशू है, हांगकांग की जो सारी सूरत हाल है, हांगकांग वंस अगेन इज़ पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन वहाँ पर भी अमेरिका ने तूफ़ान खड़ा किया हुआ है। ताइवान का मसला हो या साउथ चाइना सी हो, तो हर जगह कहीं पर भी अमेरिकन पॉलिसी जो है उसमें सिंसियरिटी नहीं थी, और अमेरिका ने मसलसल चीन के पॉलिटिकल सिस्टम को अंडरमाइन करने की कोशिश की है। और अब हाल ही में चाइना का जो राइज ऑफ टेक्नोलॉजी है उससे अमेरिकन गवर्नमेंट्स और अमेरिकन पॉलिटिशियंस जो हैं वो खौफज़दा हैं। और जिस तरह से जब पेंडेमिक हुआ तो वायरस को चाइनीज़ वायरस कहा गया। चाइनीज़ आर्गुमेंट ये है कि हम दुनिया में अपनी कोई आइडियोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते, हम दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, प्योरली मॉनेटरी बेसिस पे ट्रेड के असूलों के तहत कर रहे हैं। हम अपना कोई निज़ाम, अपनी कोई आइडियोलॉजी, अपना कोई नज़रिया दुनिया को नहीं दे रहे। जबकि अमेरिका लेड, यूनाइटेड स्टेट लेड जो वेस्टर्न ऑर्डर है, ये दुनिया को मसलसल अपनी वैल्यू सिस्टम का प्रचार करता है और अपनी वैल्यू सिस्टम बाकी सारी दुनिया पे ठोंसने की कोशिश करता है। ये चीज़ चीन के केस में एक्सेप्टेबल नहीं है, और ज़रूरत इस चीज़ की है जो वेस्टर्न लेड लिबरल ऑर्डर है वो ये एक्सेप्ट करे कि उसके अंदर नॉन वेस्टर्न वैल्यूज़ की, जैसे चीन है, उसकी भी गुंजाइश है। एक तरह से ये आर्गुमेंट वैसे ही है जैसा कि मुसलमान या इस्लामिक कंट्रीज़ या इस्लामिस्ट जो आर्गुमेंट देते हैं कि ग्लोबल वैल्यू सिस्टम के अंदर एक इस्लामिस्ट वैल्यू सिस्टम जो है उसकी भी गुंजाइश होनी चाहिए। ये खैर एक अलग बहस है। लेकिन चाइनीज़ आर्गुमेंट ये है कि अगर चीन और अमेरिका के दरमियान ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का फार्मूला डेवलप नहीं करता, तो फिर बड़ी खौफनाक डिसरप्शन हो सकती है, और उस खौफनाक डिसरप्शन के नतीजे में कोई भी विनर नहीं होगा। दिस इज़ व्हाट द आर्गुमेंट फ्रॉम द चाइनीज साइड इज। ठीक, अब सवाल ये पैदा होता है, जिसे मैं अगली वीडियो में एड्रेस करूँगा। सवाल ये पैदा होता है कि ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका या अक्सर जो जरीरे और आर्गुमेंट है वो तो ये है कि ये डिसरप्शन, ये जंग जो है, अगर ये जंग होती है, अगर वाकई होती है तो ये ताइवान के ऊपर होगी।
लेकिन अगर ताइवान के ऊपर अमेरिका और चीन में जंग होगी तो फिर तो ये डायरेक्ट अमेरिका और चीन के दरमियान जंग हो जाएगी। अगर अमेरिका और चीन के दरमियान जंग होती है तो ग्लोबल सप्लाई लाइन, जो ग्लोबल प्रोडक्शन साइकिल जो है वो तो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। हमने देखा 2019-20 के पेंडेमिक के बाद, जो अब ख़त्म भी हो गया है, ग्लोबल सप्लाई चेन्स इस हद तक मुतासर हुई हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर गुज़िश्ता 6 माह से 5% से ज़्यादा इन्फ्लेशन थी। अक्टूबर में 6.2% इन्फ्लेशन थी, 6.2%, जिसके बाद अमेरिका की हुकूमत इतनी मजबूर हुई कि उन्होंने चीन को, जापान को और हिंदुस्तान को कहा कि आप अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स को खोलें, उनको बेचना शुरू करें, रिलीज़ करें। खुद अमेरिका ने भी प्रोसेस शुरू किया है, जिसके नतीजे में ऑयल मार्केट्स में जो ऑयल की प्राइस है उसमें बतदरीज कमी एक्सपेक्टेड है, जिसका मेन वजह यह है कि अमेरिकन इकॉनमी जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर है। तो अगर एक पेंडेमिक जहाँ जंग नहीं भी हुई और सप्लाई चेन इतनी डिस्टर्ब हुई है, तो अगर जंग हो जाती है चीन के साथ तो फिर ग्लोबल सप्लाई चेन्स का, प्रोडक्शन साइकिल का और ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस का और वॉलमार्ट की तरह की जो एंटिटीज़ हैं उनका क्या होगा, इसको मैं अगले वीडियो के अंदर इसको एड्रेस करूँगा। और आपके कमेंट्स भी मैं देखूँगा, जो मज़ीद क्वेश्चंस आएंगे उनको भी मैं एड्रेस करूँगा। थैंक यू।